तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को जो हमने रेस्ट एपीआई क्रिएट करना है उसको हम किस तरह से अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे जो कि हमने डॉकर कंटेनर के साथ रन किया हुआ पहले से। तो उसके लिए कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए होंगी। उन डिपेंडेंसीज को ऐड करने के लिए मैं यहाँ pom.xml में आ जाता हूँ अपनी, एंड यहाँ पर मैं सबसे पहले डिपेंडेंसी ऐड करूँगा जो कि हमारी है स्प्रिंग डाटा JDBC की, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ कि हम JDBC को यूज़ करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर एक डिपेंडेंसी लिखूँगा org.spring framework, क्योंकि ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क से आएगी, और .boot। उसके बाद यहाँ पर मैं ये वर्जन हटा दूँगा क्योंकि मैं वर्जन स्पेसिफाई नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर ऐड करूँगा बूट स्टार्टर डाटा -JDBC, और ये हमारी JDBC की डिपेंडेंसी एक ये ऐड होगी। इसके बाद चूंकि मैंने आपको बताया हुआ कि पोस्टग्रेस डेटाबेस हमने पहले क्रिएट किया हुआ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर पोस्टग्रेस की एक डिपेंडेंसी ऐड करूँगा, और उसके लिए मैं लिखूँगा org.postgresql और postgresql। तो ये दो डिपेंडेंसीज जो हमें चाहिए होंगी, ये डिपेंडेंसी हमें डेटाबेस से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी, JDBC डिपेंडेंसी, क्योंकि हमने इसको यूज़ करते हुए डेटाबेस URLs वगैरह सारे कनेक्शन इससे करने हैं। और उसके बाद जो JDBC टेम्पलेट हम यूज़ करेंगे वो भी हमें यहीं से मिलेंगे। और ये PostgreSQL इसलिए मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ क्योंकि हम डेटाबेस जो यूज़ करेंगे वो PostgreSQL होगा। अगर हम MySQL यूज़ कर रहे हुए या MongoDB यूज़ कर रहे हुए या कोई भी और डेटाबेस यूज़ करते हुए, तो हम वहाँ पर वही डेटाबेस लिखेंगे जो हमें चाहिए। तो मैं यहाँ से अपने इसको लोड कर लेता हूँ ताकि ये डिपेंडेंसीज मेरी रिजॉल्व हो जाए। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट को कनेक्ट करने के लिए जो सी मेन कॉन्फ़िगरेशन है वो हम करते हैं यहाँ application.properties में। ये फाइल आपको यहाँ रिसोर्सेज के अंदर मिल जाएगी, सोर्स मेन, और यहाँ रिसोर्सेज के अंदर आपको ये फाइल मिल जाएगी application.properties। ये जब भी आप स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट कोई भी क्रिएट करते हैं वहाँ पर ऑटो क्रिएट होकर मिलती है ये आपको एप्लीकेशन, चूँकि ये कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करती है। हम इससे बहुत सी कॉन्फ़िगरेशन जो उनसी प्रोजेक्ट की हैं, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं वो सारी हम यहीं पर करते हैं। इसके अलावा एक और फाइल होती है application.yaml फाइल, उसकी जो सी एक्सटेंशन होती है वो होती है YAML। अगर आप वो यूज़ करना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ वो लेकिन आपको खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा application.yaml फाइल YAML, और ये भी फाइल वही काम करती है जो application.properties फाइल करती है। और अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, अगर ये यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं application.properties यूज़ करूँगा तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। तो application.properties में सबसे पहला जो उनसे हम कॉन्फ़िगरेशन ऐड करेंगे वो होगा हमारा URL, यानी कि हमारा वो URL जो हमारे डेटाबेस से हमें कनेक्ट करने करेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा spring.datasource.url, और URL में सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करूँगा JDBC, क्योंकि जो हम कनेक्शन कर रहे हैं वो जावा डेटाबेस कनेक्शन है, इसलिए मैं यहाँ पर JDBC स्पेसिफाई करूँगा। और कॉलन ऐड करके मैं यहाँ पर लिखूँगा PostgreSQL, क्योंकि हम PostgreSQL यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद कोलन // और मैं लिखूँगा यहाँ पर लोकल होस्ट, अपना होस्ट स्पेसिफाई करूँगा क्योंकि मैं अपनी लोकल मशीन से भी काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर लोकल होस्ट ही लिखूँगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर अपनी पोर्ट स्पेसिफाई करूँगा जो PostgreSQL की डिफ़ॉल्ट पोर्ट है 5432। अगर आप MySQL यूज़ कर रहे हैं तो उसकी पोर्ट होती है 3306, और मतलब कि ये पोर्ट्स जो सी होती हैं ये पहले से डिफ़ॉल्ट होती हैं, तो हम यही वाली यहाँ पे पोर्ट्स लिखेंगे। तो इसके बाद लास्ट चीज़ जो सी है वो मैं यहाँ पर अपने डेटाबेस का नेम दूंगा जो कि हमारा है PostgreSDB। ये हमने जब डेटाबेस क्रिएट किया था तब हमने यूज़ भी किया था। इसको एक दफ़ा दोबारा हम चेक कर लेते हैं कि ये ही हमारे डेटाबेस का नेम है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने डोकर को रन करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा डेटाबेस है वो एक्चुअल में डोकर के साथ ही रन कर रहा है। डोकर रन करने के बाद मैं यहाँ अपने पावर शेल के ऊपर आऊँगा और यहाँ पर मैं अपनी वो कमांड लिखूँगा docker ps, और चेक करूँगा कि मेरा कंटेनर रन है कि नहीं। अभी मेरा कंटेनर रन नहीं है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए मैं लिखूँगा docker start postgres, क्योंकि यही हमारे कंटेनर का नेम है। और अब हमारा कंटेनर स्टार्ट है। अब मैं दोबारा docker ps करके चेक करूँगा तो ये स्टार्ट है हमारा यहाँ पर कंटेनर।
तो इस कंटेनर के अंदर जाने के लिए मैं ये वाली कमांड यूज़ करूँगा, और ये मैंने पहले आपको अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। अभी मैं यहाँ पर हूँ पोस्टग्रीस डेटाबेस के अंदर, लेकिन जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है वो है पोस्टग्रीस डीबी के अंदर। तो मैं उस डेटाबेस के अंदर जाने के लिए लिखूँगा \c और आगे अपने उस डेटाबेस का नेम, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आपको यहाँ पर मैसेज शो करवा रहा है ये यू आर नाउ कनेक्टेड टू डेटाबेस पोस्टग्रीस एज यूज़र एडमिन। और अब मैं यहाँ पर अपने टेबल को चेक करूँगा, और उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा \dt, और आई गेस हमने कोई मिस्टेक की है। मेरे ख्याल से हमने पोस्टग्रीस के अंदर ही अपना टेबल क्रिएट किया हुआ है। तो ओके, हमारा जो उनसा टेबल है ये आप देख सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर जब लिखा तो पोस्टग्रीस डीबी लिख दिया था, लेकिन जो हमारा एक्चुअल टेबल है वो मेरे से ही मिस्टेक है कि वो हमने पोस्टग्रीस डीबी के अंदर नहीं क्रिएट किया हुआ, हमने पोस्टग्रीस के अंदर क्रिएट किया हुआ है। तो ये आपने चीज़ें ज़रूर चेक करते रहना है साथ साथ। अगर ये छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं तो फिर बाद में एरर्स बहुत से आ जाते हैं। तो लेकिन इसका यूज़र और जो पासवर्ड है वो यही वाला है जो पोस्टग्रीस डीबी का है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर अब स्पेसिफाई करूँगा अपने जो यूज़र है और जो उसका पासवर्ड है इस डेटाबेस का पोस्टग्रीस का। तो मैं यहाँ पर उसके लिए लिखूँगा स्प्रिंग डाटा सोर्स डॉट यूज़र नेम, और यूज़र नेम हमारा है एडमिन। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा स्प्रिंग डाटा सोर्स डॉट पासवर्ड, और वो है हमारा एडमिन 123। अब ये प्रोजेक्ट हमारा इस डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। अगर आपको योर डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो बस आप यहाँ पर डेटाबेस का नेम चेंज करेंगे। अगर आप PostgreSQL यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप सिर्फ यहाँ पर इसको चेंज करेंगे। अगर आप MySQL वगैरह कुछ और यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से अपने डेटाबेस को भी दोबारा से स्पेसिफाई करेंगे और अपनी पोर्ट्स को भी, एंड फाइनली अपने डेटाबेस के नेम को भी। लेकिन एक डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए सिर्फ यही 3 चीज़ें चाहिए होती हैं हमें, कि उस डेटाबेस का URL, उसका यूज़र एंड उसके यूज़र का पासवर्ड। तो मैं एक दफ़ा अपनी एप्लीकेशन को रन करके चेक कर लेता हूँ कि ये मेरा जो जिससे मुझे ये पता चल जाएगा ये जो मेरा URL वगैरह है ये सही है और मेरी एप्लीकेशन रन कर रही है, क्योंकि मेरा कंटेनर भी ये रन कर रहा है, यानी कि मेरा डेटाबेस भी रन करना है। अगर ये मुझे यहाँ पर एरर देगा तो ओके, इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। अगर यहाँ पर मुझे ये एरर भी दे सकता था कि आपने URL गलत लिखा है या फिर कुछ और आपने गलत लिखा है, तो मुझे उसने कोई एरर नहीं दिया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर मैं यहाँ पर डेटाबेस का नेम चेंज कर दूं, मैं यहाँ पर $S कर देता हूँ और मैं प्रोग्राम को दोबारा से रीरन करता हूँ, तो ये मुझे यहाँ पर एरर दे रहा है कि आपका डेटाबेस जो सा है डिड नॉट एग्जिस्ट, या आपका डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपने नेम की जो सी कन्वेंशन है वो सही रखनी है। मैं इसको दोबारा से रन करके चेक करता हूँ और ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट को एक दफ़ा दोबारा स्टॉप कर देता हूँ। अब मैं आऊँगा अपनी सैलरी रिपोजिटरी के अंदर, और सबसे पहला जो सा मेथड लिखेंगे अपनी रिपोजिटरी के अंदर डेटाबेस से कनेक्ट करने के बाद वो हम लिखेंगे पोस्ट मेथड, क्योंकि सबसे पहले हम अपने डाटा को पोस्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम गेट लिस्ट वाले, गेट आईडी वाले और डिलीट अपडेट वाले सारे मेथड्स हम बाद में लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर जो मेथड लिखेंगे वो होगा हमारा पोस्ट मेथड, ताकि हम डाटा को अपलोड कर सकें। तो उसके लिए मैं ये वाला मेथड अपना डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला मेथड नहीं चाहिए। ये मैंने सिर्फ एक टेस्ट मेथड लिखा हुआ था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक ऑटो वाइड कर लूँगा JDBC टेम्पलेट को। और ये ऑटो वाइड मैंने आपको पहले बताया हुआ कि क्यों कर रहा हूँ। बेसिकली मैं ये JDBC टेम्पलेट जो सा है ये मेरे IOC कंटेनर के अंदर है, और वहाँ से मैं इसकी बीन को कॉल कर रहा हूँ JDBC टेम्पलेट। अब मैंने अपने रिपोजिटरी के अंदर JDBC टेम्पलेट को ऐड कर लिया, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक मेथड लिखूँगा पब्लिक हैश कोड नहीं, पब्लिक इंटीजर, इसको मैं हटा देता हूँ, पब्लिक इंटीजर, और सेव यूज़र के नाम से मैं मेथड यहाँ पे बनाऊँगा, क्योंकि बल्कि सेव एम्प्लॉई के नाम से, क्योंकि हम एम्प्लॉई मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। तो सेव एम्प्लॉई, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको इनिशियलाइज़ करूँगा एक अपनी मॉडल क्लास से, जो कि सैलरी, पहले मैं वो मॉडल क्लास क्रिएट ही कर लेता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, ये मैं मॉडल क्लास क्यों क्रिएट कर रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर आऊँगा और एक मॉडल क्लास ऐड करूँगा, मॉडल्स डॉट सैलरी अंडरस्कोर मॉडल्स और ये मॉडल क्लास बेसिकली क्या करेगी, ये मेरे डेटाबेस के स्कीमा को डिफाइन कर रही है अभी। मैं क्योंकि मेरे डेटाबेस के अंदर अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ \d
प्लस सैलरी। तो ओके, हमने कमांड थोड़ी सी गलत कर दी, यहाँ पर स्पेस नहीं है, \d प्लस सैलरी। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि मेरे पास एक कॉलम आईडी है, एक कॉलम एम्प्लॉय है एंड एक कॉलम अमाउंट है। तो मैं इसी तरह से अपने डाटाबेस को यहाँ पर डिफाइन करूँगा कि सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा एक मेथड, मैं यहाँ पर सबसे पहले ऐड करूँगा एक कॉलम प्राइवेट इंटीजर आईडी, फिर एम्प्लॉय नेम एंड यहाँ पर अमाउंट, लास्ट वाला अमाउंट। एम्प्लॉय नेम यहाँ पे कन्वेंशन ठीक से हमने रखनी है एंड अमाउंट, स्पेल मिस्टेक थोड़े से, अमाउंट। अब ये बेसिकली मैंने क्या किया कि सिर्फ अपने डेटाबेस को यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया कि जो हमारी रिक्वेस्ट होगी वो इस स्कीमा को डिफाइन करेगी। तो ये आगे मैं आपको दोबारा से डीपली एक्सप्लेन करूँगा जब मैं कंट्रोलर पर इसका पोस्ट मेथड एक्चुअल में लिखूँगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसके कंस्ट्रक्टर्स भी ऐड कर लेता हूँ इस क्लास के। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, शॉर्ट की प्रेस करूँगा, ऑल्ट इंसर्ट, और मैं यहाँ से इसके कंस्ट्रक्टर सेलेक्ट करूँगा। मैं इन तीनों के कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा क्योंकि मैं पूरे क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना चाह रहा हूँ। इसके बाद मैं इनके यहाँ पर गेटर्स एंड सेटर्स भी सिलेक्ट कर लूँगा इन तीनों को। और एक जो सी लास्ट चीज़ है वो यहाँ पर मैं इसका एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी ऐड करूँगा, कंस्ट्रक्टर, और सिलेक्ट नन। अब ये हमारी मॉडल क्लास कंप्लीट है और मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर ये मॉडल क्लास को ऐड करूँगा मैं, सैलरी मॉडल्स और मॉडल। ये बेसिकली मैंने क्यों किया, क्योंकि जो मेरी रिक्वेस्ट होगी मैंने आपको बताया वो इस सैलरी मॉडल क्लास को डिफ़ाइन कर रही होगी, या फिर ये सैलरी मॉडल क्लास मेरी उस रिक्वेस्ट को डिफ़ाइन कर रही होगी कि मेरी जो रिक्वेस्ट है वो इस तरह की होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन की हुई है। तो अब मैं यहाँ पर एक एसक्यूएल की क्यूरी लिखूँगा। आप देख सकते हैं कि मुझे ये इंटेलिजो खुद से चीज़ें भी बहुत सी सजेस्ट कर रहा है और मैं इसी वजह से आपको कहूँगा कि आप इंटेलिजो का यूज़ करें। बस आपने यहाँ पर छोटी मोटी ये गलतियाँ देख लेनी है कि आपकी ये गलतियाँ ना हो, क्योंकि उसने कॉलम का नेम कुछ और दे दिया था, मैं बेसिकली टेबल का नेम कुछ और दे दिया था। तो आपने ये बस चीज़ें चेक करते रहनी है। लेकिन आपका जो इंटेलिजे है वो आपको कोडिंग में बहुत हेल्प करता है, वो आपको खुद से चीज़ें बहुत सजेस्ट करता है। बस आपको इसमें छोटी मोटी ये चीज़ें देखनी होती हैं कि वो कोड सही है, उसमें मेरे नेम सही है या फिर नेमिंग कन्वेंशन तो गलत नहीं है। बस आपने ये चेक करना है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें ये आपको खुद से सजेस्ट करता है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर अपने JDBC टेम्पलेट को यूज़ करूँगा और मैं यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करूँगा, क्यूरी को मैं ऐड करता हूँ SQL कोमा। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगा अपने इस मॉडल को इस मॉडल क्लास, जो मेरी इस सैलरी मॉडल क्लास से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है मॉडल, और मैं यहाँ पर लिखूँगा मॉडल डॉट गेट ID। और मैं पहले ये मेथड कंप्लीट कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताऊँगा। मॉडल डॉट, इसके बाद हम लिखेंगे गेट एम्प्लॉय नेम, और फिर लास्ट जो सी चीज़ है हमारी वो है मॉडल डॉट गेट अमाउंट। अब ये क्या कर रहा है बेसिकली मेथड, ये मेरी जो सी रिक्वेस्ट है JDBC टेम्पलेट, जब वो उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करेगा तो जो मैंने उसको ID दी होगी वो यहाँ से वो ID को सिलेक्ट करके हमारी इस पैरामीटर में रिप्लेस कर देगा, उसको इस क्यूरी के पैरामीटर में रिप्लेस कर देगा। और ऐसे ही फिर वो एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट करेगा, फिर इस पर चेंज कर देगा, और हम इसको अमाउंट को सिलेक्ट करेगा और यहाँ पर चेंज कर देगा। और इस तरह से हमारी एक क्यूरी SQL की क्यूरी बन जाएगी और फिर वो उसको यहाँ से एग्जीक्यूट कर देगा। अब यहाँ पर ये चीज़ आपने देख लेनी है कि जो आपका पहला पैरामीटर है वही यहाँ पर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर गेट ID की जगह गेट एम्प्लॉय नेम लिख दूंगा तो मेरे वो रिक्वेस्ट के अंदर सबसे पहले गेट एम्प्लॉय नेम लेगा और वो एरर्स दे सकता है हमें। तो आपने ये भी चीज़ें देखते रहनी है कि आपकी जो रिक्वेस्ट का पैटर्न है वो सेम ही रहे। तो मैं इसको यहाँ से सिंपली अब बस इसको रिटर्न कर लूँगा। इसके बाद मैं यहाँ अपनी सर्विस क्लास में आ जाता हूँ और मैं इस मेथड को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। मैं दोबारा से एक मेथड ऐड करूँगा पब्लिक मैं क्यों लिख रहा हूँ बेसिकली, ताकि ये सारी जगह से एक्सेसिबल हो, क्योंकि अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूंगा तो मैं ये वाला मेथड यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकूँगा, इसलिए मैं इसको पब्लिक रखा हूँ। जो चीज़ें हमें रिस्ट्रिक्ट करनी होती हैं उनको हम प्राइवेट रखते हैं, जो हमने बेसिकली उन्हीं क्लास के अंदर जो चीज़ें यूज़ करनी होती हैं उनको हम प्राइवेट कर देते हैं, लेकिन जो बाकी चीज़ें हम उनको पब्लिक रखते हैं ताकि हम उनको दूसरे क्लासेस में भी यूज़ कर सकें। इसके बाद मैं यहाँ पर इसका टाइप इंटीजर दूंगा और इसका नेम भी होगा सेव एम्प्लॉय।
और ये भी हमारा वैसे ही सैलरी मॉडल्स क्लास को यूज़ करेगा और मॉडल एंड रिटर्न सैलरी रिपोजिटरी डॉट सेव एम्प्लॉई। अब इसके बाद मैं यहाँ अपनी कंट्रोलर क्लास में आ जाता हूँ और इस मेथड को भी मैं यहाँ से अब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एनोटेशन भी अपनी चेंज करके पोस्ट मैपिंग की दूंगा, क्योंकि अब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसके लिए पोस्ट मैपिंग, ऐसे ही अगर मैं अपडेट करूँगा तो उसके लिए पुट मैपिंग, और अप टू सो ऑन अगर डिलीट करूँगा तो डिलीट वाली मैपिंग। तो मैं यहाँ पर इसको एक एंड पॉइंट भी स्पेसिफाई कर देता हूँ स्लैश सेव, यानी कि जब भी स्लैश सेव वाले एंड पॉइंट के ऊपर कॉल होगी तो वो हमारी पोस्ट कॉल होगी और वो हमारे इस वाले मेथड को यूज़ करेगी जो मैं आगे लिखने जा रहा हूँ, वो है पब्लिक इंटीजर सेव एम्प्लॉई, या फिर मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ क्रिएट एम्प्लॉई, एक ही बात है दोनों की, क्रिएट एम्प्लॉई। और अब यहाँ पर मैं इस एक और एनोटेशन यूज़ करूँगा जो कि है रिक्वेस्ट बॉडी की। मैं यहाँ पर लिखूँगा एनोटेशन रिक्वेस्ट बॉडी की, स्पेल मिस्टेक, रिक्वेस्ट बॉडी की। अब ये रिक्वेस्ट बॉडी की एनोटेशन क्या करेगी, मेरी सैलरी मॉडल क्लास को दोबारा से यूज़ करेगी, सैलरी मॉडल्स को और मॉडल। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये चीज़ चेक करेगी कि हमारी मॉडल क्लास में जिस तरह का डाटा है ये उसी तरह का हमें जो सा हमारी रिक्वेस्ट में होना चाहिए, यानी कि जो रिस्पॉन्स हमें वहाँ से मिल रहा है, या फिर जो हमारा जो रिस्पॉन्स हमें डाटाबेस से मिल रहा है, या फिर जो रिक्वेस्ट हम क्लाइंट से भेज रहे हैं वो इस तरह की होगी जो हमने सैलरी मॉडल्स में डिफाइन की हुई है। तो मैं यहाँ पर इसलिए एनोटेशन यूज़ करूँगा रिक्वेस्ट बॉडी की, ताकि ये इस चीज़ को इंश्योर करे कि यही वाली रिक्वेस्ट होनी चाहिए। अब ये हमारा मेथड जो सा है कंप्लीट है। मैं एक दफ़ा अपनी एप्लीकेशन को रन करूँगा और फिर हम इसको चेक करेंगे कि किस तरह से हम डाटा को अपलोड करेंगे। और मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है, ओके ये सक्सेसफुली स्टार्टेड है। अब जब हमने डाटा को गेट करना था तो वो तो हमने सिंपली ब्राउज़र पर गए और वो डाटा हमने देख लिया, लेकिन चूंकि अब हमने डाटा को पोस्ट करना है और उसमें ऑब्वियसली हम कुछ डाटा भी देंगे कि क्या डाटा आपने पोस्ट करना है, तो इसको टेस्ट करने के लिए हम एक टूल यूज़ करेंगे बेसिकली, और उसका नाम है पोस्टमैन। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ पोस्टमैन। ये हमारे पास टूल होता ही इसलिए है कि हम जो अपना रेस्ट एपीआई क्रिएट कर रहे हैं या फिर जो बैकएंड हम क्रिएट कर रहे हैं उसकी टेस्टिंग कर सकें। तो ये एक ओपन सोर्स टूल है और ये फ्री है, आप इसको डाउनलोड करें एंड यूज़ करें। और इसके मुकाबले में और भी बहुत से टूल्स होते हैं, लेकिन हम जो सा यूज़ करेंगे वो होगा पोस्टमैन। तो मैंने यहाँ पर पहले से एक कलेक्शन ऐड करके रखी हुई है सैलरी की, क्योंकि हम सैलरी वाला प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और मैं इसमें एक न्यू अब ऐड करूँगा रिक्वेस्ट, और ये हमारी होगी पोस्ट रिक्वेस्ट। इसके बाद मैं यहाँ पर अपना URL स्पेसिफाई करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा लोकल होस्ट, सबसे पहले अपना होस्ट स्पेसिफाई करूँगा एंड देन पोर्ट 8080, क्योंकि हमारा जो सा प्रोजेक्ट है वो इस टाइम रन कर रहा है पोर्ट 8080 पर। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पोर्ट 8080 पर। और इसके बाद मैं यहाँ पर अपना एंड पॉइंट दूंगा सैलरी, क्योंकि मैं ये वाली सैलरी कंट्रोलर क्लास एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने एंड पॉइंट यहाँ पर लिखा सैलरी, और इसके बाद सेव, क्योंकि मैं ये वाला मेथड यूज़ करना चाह रहा हूँ। और ये तो हमने URL स्पेसिफाई कर लिया। अब इसके बाद हम अपनी रिक्वेस्ट कहाँ पर ऐड करेंगे, तो उसके लिए मैं चला जाता हूँ यहाँ बॉडी में, एंड इसको मैं यहाँ से रॉ सेलेक्ट करके, आपने मेक श्योर करना कि जेसन सेलेक्ट हो, क्योंकि हम जेसन टाइप का डाटा अपनी रिक्वेस्ट में लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट लिखता हूँ और मैं यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर लिखूँगा सबसे पहले ID, क्योंकि सबसे पहला जो उनसा कॉलम है और सबसे पहला पैरामीटर वो मेरी ID है, और ID में 1 दूंगा क्योंकि अभी मैं पहला डाटा अपलोड कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर दूंगा एम्प्लॉई नेम एंड एम्प्लॉई नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ जॉन एंड कोमा, और लास्ट जो सी चीज़ है वो हमारी होगी सैलरी की अमाउंट, और वो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऐड कर देता हूँ 5000। इसके बाद मैं सिंपल यहाँ पर बस सेंड पर क्लिक करूँगा और ये मेरी रिक्वेस्ट सेंड हो गई। आपको यहाँ पर 200 ओके मैसेज मिल गया, यानी कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है हमारे डेटाबेस के ऊपर। अभी क्योंकि हमने गेट मेथड नहीं लिखा हुआ, तो मैं आपको सिंपल यहाँ से ही अपने डाटा को दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सिलेक्ट एवरीथिंग
फ्रॉम सैलरी टेबल, और मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो इसने मुझे यहाँ पर ये हमारा वो दिखा दिया जो हमने अभी अभी एम्प्लॉई एक ऐड किया, जिसकी आईडी हमने 1 दी थी, नेम उसका हमने जॉन दिया था, और सैलरी अमाउंट उसकी हमने 5000 ऐड की थी। तो अभी तक हमने क्या देख लिया कि किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट को कनेक्ट करते हैं, और कनेक्शन के लिए हमें कौन कौन सी डिपेंडेंसीज चाहिए होती हैं वो हमने यहाँ पर pom.xml में ऐड भी करके देखी। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से कनेक्ट करते हैं, उस कनेक्शन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। यहाँ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज हमने क्यों यूज़ किया, और हमने यहाँ पर एक सिंपल सा पोस्ट मेथड भी लिखा, और हमने उसको टेस्ट भी करके देखा पोस्टमैन के थ्रू, यानी कि हमने एक प्रोसेस कंप्लीट कर लिया कि किस तरह से प्रोजेक्ट को कनेक्ट करना है और रिक्वेस्ट को कैसे ऐड करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम बाकी रिक्वेस्ट लिखेंगे जो कि हमारी गेट रिक्वेस्ट हैं, अपडेट वाली रिक्वेस्ट हैं और डिलीट वाली रिक्वेस्ट है, वो हम किस तरह से लिखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।